नमस्कार, आपको उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का शुभारंभ आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर चारधाम यात्रा पर जाने वाली बसों को रवाना किया। बता दें कि यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर में आज चारधाम यात्रा के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान दी जाने वाली सरकार की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। यात्रियों को भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के प्रथम द्वार ऋषिकेश में भी तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। बता दें कि 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। आज सैकड़ों श्रद्धालु बसों में सवार होकर चारधाम यात्रा मार्ग पर रवाना हो गए। इस वर्ष की यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं, वह भी यात्रा को संपन्न करवाने में अपना योगदान देते हैं। इस यात्रा से जुड़े हुए सभी को मैं अपनी तरफ से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे अपेक्षा करता हूँ कि सब लोग एक अतिथि देवो भव का जो हमारा मूल मंत्र है उस मंत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याओं को सुना। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जमीन से संबंधित और अन्य समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी समस्याएं लोगों द्वारा रखी गई हैं, उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। अधिकांश जन समस्याओं और शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आज जो भी जन शिकायतों के लिए पत्र प्राप्त हुए हैं, उनको समाधान के लिए शीघ्र संबंधित अधिकारियों को भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक रूप से लोगों के कार्यों को अटकाया जा रहा है या विलंब किया जा रहा है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में अमन कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने की, जिसमें ईद के त्योहार को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि जनपद में सभी जाति, धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिस कारण इसी मिनी इंडिया और कौमी एकता का गुलदस्ता कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कौमी एकता के इस गुलदस्ते को किसी भी दशा में बिखरने नहीं दिया जाएगा। जनपद में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही त्योहार को शांति से मनाने की अपील की। उनको लेकर बैठक की गई है, किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन द्वारा? जनपद में ईद उल फितर का त्यौहार मनाने को लेकर आज मौजूद आदमियों की बैठक की, जिसमें वहाँ पे जो स्थानीय स्तर पर उनको समस्याएं आ रही हैं, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे साफ़ सफाई की हो, इस सब को लेके जो संबंधित विभाग है उनको निर्देश दिए गए हैं और सभी जो मौजूद पक्ष उनको इनसे अनुरोध किया गया है कि अमन, शांति और खुशहाली के साथ इस त्यौहार को मनाएं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड राज्य की झांकी मानसखंड का मॉल रोड के चौगान पाटा में नगरपालिका अध्यक्ष ने स्वागत किया और झांकी रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। बता दें कि मानसखंड झांकी की कई स्थानों पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की झांकी को राज्य गठन के बाद से
पहली बार प्रथम स्थान मिला है, जो राज्यवासियों के लिए गौरव की बात है। गणतंत्र दिवस पर जो झांकी हमारे उत्तराखंड प्रदेश की वहाँ पर गई थी, उसको तमाम लोगों ने उसकी सराहना की और उसी का एक प्रतिरूप जो है यहाँ भी उत्तराखंड में भी हर ज़िले में घुमाया जा रहा है उसको, उस झांकी को। और इस झांकी को अभी हरी झंडी दिखा करके हमने आगे के लिए रवाना किया है। ये झांकी बहुत सुंदर बनी है। जो भी इसके शिल्पी हैं, जिन्होंने भी ये झांकी बनाई है, इसका जो प्रारूप तय किया है, बहुत सुंदर प्रारूप तय किया है। उसमें हमारे उत्तराखंड के मंदिरों का समावेश है, उत्तराखंड के जो हमारे पक्षी हैं या उत्तराखंड का जो हमारा मुख्य पशु है, उसको भी उसमें चित्रित किया। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी वंदना के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने तहसील सोमेश्वर के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय भ्रमण और विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण और जन सुनवाई की। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने मंदिर में पर्यटन की दृष्टि से यहां सुविधाएं दृढ़ करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने गैलेक के ग्रामवासियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के सम्मुख ग्राम के संपर्क मार्ग के सुधारीकरण की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बटिया मार्ग के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाए। आज एड़ादेव मंदिर क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें पड़ रही हैं, उनका एक क्षेत्र भ्रमण किया है सभी विभागीय अधिकारियों के साथ। गांव में जितनी भी समस्याएं आई हैं विभिन्न विभागों की, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आज एड़ादेव मंदिर क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें पड़ रही हैं, उनका एक क्षेत्र भ्रमण किया है सभी विभागीय अधिकारियों के साथ। गांव में जितनी भी समस्याएं आई हैं विभिन्न विभागों की, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। 15वें वित्त आयोग का बजट खर्च न कर पाने वाली पंचायतों को विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और प्रतिनिधियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि देहरादून के पंचायती राज निदेशालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में महाराज ने 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर चिंता व्यक्त की और चिन्हित विकासखंड, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों पर पैसा 100% खर्च हो ताकि केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट मिल सके। और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख जो जुड़े हुए हैं और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ग्राम सभा के अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो है हमारी बातों को सुना और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिल्ली में जब मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा, भाई हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए ताकि और पैसा उत्तराखंड को हम दे सकें। उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पदयात्रा कर लोगों के सामने धामी सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरदा का नाम ऐसे ही हरदा नहीं पड़ा, क्योंकि हरीश रावत जहां भी गए, जिस सीट से चुनाव लड़े, उस सीट से वहां की जनता ने उन्हें हराने का काम किया। इतना ही नहीं, वो एक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए 2-2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे हैं, इसलिए वो पहले ही जनता के द्वारा पैदल किए जा चुके हैं, इसलिए अब उनके पास पद यात्रा करने के सिवाय और कुछ बचा नहीं है। जी, उस प्रदेश की जनता ने पैदल कर दिया है तो अच्छी बात है, वो पैदल यात्रा करें। हरीश रावत का नाम हारदा इस प्रदेश में से नहीं पड़ा, चाहे हरिद्वार से हारे हो, चाहे लाल कुआं से हारे हों, चाहे उधम सिंह नगर की एक और सीट से हारे हों, जहाँ जहाँ हरीश रावत गए वहाँ वहाँ इस प्रदेश की जनता ने उनको हराया है, इसलिए वो पैदल कर दिया, इसलिए वो पद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो अपना राजनीतिक चश्मा उतारकर 4 धाम की यात्रा करें और सरकार की जो तैयारियां हैं उनको देखें। सरकार ने इस बार बेहतर तरीके से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारी की है।
वहीं इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या आपका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है? आप अपनी कमियां छुपाने के लिए सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं। साथ ही कहा कि अपनी उपलब्धियां बताइए कि आपने उत्तराखंड के लिए क्या किया है। महेंद्र भट्ट जी को तो बोलने से मतलब है क्या? पॉलिटिकल तुम्हारा यार कितना बड़ा योगदान कंट्रीब्यूशन हो, तुम सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी को गाली देने लग जाते हो अपनी कमियां छुपाने के लिए। क्या योगदान आपका पार्टी के लिए? क्या कर रहे? मैं पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी पूछे कितने रोजगार दिए, कितनी कंपनियां लाए, कितने कारखाने खुले, कितने रिक्रूटमेंट किए, कितनी गुले बनाए, कितनी नहरें बनाए, कितने पॉलिटेक्निक खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। भट्ट जी को चिल्लाने से मतलब है? अरे 200 लोगों ने साथ दी पिछले टाइम, तब व्यवस्था बीजेपी की थी ना। यात्रा में उनको ऑक्सीजन नहीं मिली थी, सिलेंडर नहीं मिले, उनको पानी तक नहीं मिला था, तड़पते रहे यात्री। अब आज क्या क्या व्यवस्था कर दी आपने? उसमें क्या व्यवस्था कर दी? भट्ट जी का काम केवल बोलने के, आलोचना करने के अलावा, मैं कह रहा एक उदाहरण बताया तुम्हारी सरकार ने केवल बयानबाजी के अलावा धामी जी ने किया क्या? धामी जी खुद खनन माफियाओं के संरक्षण है। धामी जी खुद माफियाओं को वो कह रहे। मैं चुनौती देकर कह रहा हूँ कि जिस तरह अंकिता भंडारी में बीजेपी का बड़ा नेता इन्वॉल्व है, देहरादून की गोल्डन फॉल्स की 1200 हेक्टेयर जमीन जिसकी लूट खसोट धामी जी के नेतृत्व में हो रही है, उसमें बड़े बड़े नेता मौन है। इसमें बीजेपी के एक बहुत बड़े दिल्ली के नेता का बेटा इन्वॉल्व है जो इन जमीनों की सौदागिरी कर रहा है। ये देहरादून और उत्तराखंड लूटने के लिए बना है। भट्ट जी, आपको बड़ा संघर्ष है तो जरा इनको याद करो। ये लुटेरे जो उत्तराखंड में बीजेपी घुसरे बड़े बड़े, ये दिया क्या? मैं तो बता रहा हूँ, बताओ उपलब्धि बताइए ना आप। केवल धामी जी धाकड़ धामी जी और हेलीकॉप्टर लेकर पूजा कर रहे, बुक्के दे रहे, ले रहे, इसके अलावा तो कोई धरातल पर दिखाई। उत्तराखंड वन विभाग की ओर से हल्द्वानी में जैव विविधता उद्यान खोला गया है। ये जैव विविधता उद्यान राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। पार्क को वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 2 वर्षों में तैयार किया है। पार्क में एक अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन भी स्थापित किया गया है। इस स्टेशन पर आगामी वर्षों में जलवायु परिवर्तन के बारे में अवलोकन के लिए पर्यावरण के 9 अलग अलग मापदंडों को हर मिनट दर्ज किया जाएगा। वन संरक्षक प्रमुख विनोद कुमार सिंघल ने बताया कि जैव विविधता उद्यान करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें पौधों की करीब 500 प्रजातियां हैं। देखिए, जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है उसका डिटेल प्लान के हिसाब से वो जो हमारे चीफ रिसर्च और वो उसको देखते हैं, उसका पूरा प्लान बना हुआ है कि जैसे हमने लगभग 80 टाइप के वहाँ पे फाइकस स्पीसीज है, फिर अभी फर्नरी बनाई है, उसमें सैकड़ों टाइप के फर्न्स हैं। तो इस तरह डिफरेंट स्पीसीज की कलेक्शन स्पीसीज वाइज पूरे इंडिया से, और कई जगह तो हमने ब्राज़ील वगैरह से भी कुछ स्पीसीज लाके यहाँ पे हम ट्रायल कर रहे हैं। तो एक वृहद लिस्ट है। हरिद्वार में पुष्करम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये पुष्करम बहुत शुभ है क्योंकि ये पुष्करम उत्सव हरिद्वार में गंगा नदी पर है, जो महत्वपूर्ण मोक्षपुरी में से एक है। गंगा मेष राशि है और गुरु 22 अप्रैल 2023 को मीन से मेष में प्रवेश कर रहा है। पुष्करम 3.5 करोड़ जल निकायों का प्रमुख है और 22 अप्रैल से 3 मई तक गंगा नदी में रहने वाला है। इस दौरान भक्त जन स्नान करेंगे और अधिक लाभ अर्जित करेंगे, जिसको लेकर जनता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार में यह आयोजन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेष गुरु भगवान जो हैं वो मेष राशि में जब प्रवेश करते हैं तब एक गंगा जी का पुष्कर गंगा जी में पुष्कर भगवान प्रवेश करते हैं और 12 दिन के लिए वो पुष्कर में रहेंगे। तो इसके दौरान एक गंगा पुष्करिणी करके ये जो पूजा और होम वगैरह वेद पारायण वगैरह जो हैं, ये 12 दिन का प्रोग्राम है और उसका प्रारंभ वो कल से है। 22 अप्रैल से 3 मई तक का प्रोग्राम है। इसका जो पुनर्पूजन है वो आज हो रहा है, जो आज आप यहाँ देख रहे हैं। तो सब मूर्ति की भगवान की जो स्थापना हुई है और फिर गंगा जी में जो शंकराचार्य जी का जो मूर्ति है वहाँ पे पूजा करके फिर वहीं से ये बाई रोड हम स्वामी जी को ले आए हैं यहाँ पे पदयात्रा करके
फिर यहाँ पे पूजा होगी और आज पुनर्पूजन होम सब करने के बाद कल से 22 अप्रैल से 3 मई तक पूजा, वेद पारायण और आदि जो प्रोग्राम हैं, इवन म्यूज़िक, सिंगिंग, ये सारे प्रोग्राम्स का यहाँ पे मकरवाणी मंदिर में इवनिंग आरती भी आयोजन की गई है। तो ये सब प्रोग्राम्स सब लोग आके देखें और भगवान का और सब बड़ों का, शंकराचार्य जी का, मकरवाणी देवी, उनका सबका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आए और ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में पहाड़ी गांव में बड़ी संख्या में पलायन हुआ है और इस पलायन की वजह से गांव के गांव खाली हो गए हैं और इस वजह से दूसरी तरफ बहुत तेजी से अब जंगली जानवरों और आम लोगों के बीच में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ही कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर जंगली जानवर द्वारा आम लोगों पर हमला किया गया है और इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई है और ये घटना सबसे ज्यादा पौड़ी जिले में देखने को मिली। कुछ दिन पहले ही पौड़ी जिले के कई स्थानों में बाघों के आतंक की वजह से नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। वहीं नाइट कर्फ्यू और बाघों के आतंक को लेकर जब वन मंत्री सुबोध उनियाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद हमने वहां पर 2 डॉक्टर तैनात कर दिए हैं और आज वन्य जीव और आम लोगों के बीच में जो संघर्ष बढ़ रहा है उसे टालना बहुत जरूरी है। विभाग द्वारा वहां पर 3 डिवीजन के कर्मचारी भी भेज दिए गए हैं, साथ ही पिंजरे भी लगाए गए हैं ताकि बाघों को पकड़ा जा सके। देखिए, आज बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए भी वन्य जीव का होना जरूरी है। उसी तरह से जान माल की हानि न हो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कितना टाला जा सके, ये बहुत आवश्यक है। हमने जैसे ये घटना भी तत्काल 2 डॉक्टर्स वहाँ पर पोस्ट कर दिए, 3 डिवीजन्स के कर्मचारियों को पोस्ट किया गया है वहाँ पर और साथ ही साथ पिंजड़े भेजने का काम किया ताकि अगर बाघ को पकड़ने के बाद ट्रैंकुलाइज किया जा सके। लेकिन प्रश्न ये है, कर्फ्यू लगाने के पीछे कारण ये था कि इस तरह की तमाम घटनाएं उस इलाके में हुई हैं और ये घटनाएं ज़्यादातर रात को होती हैं। तो रात को अगर थोड़ा सावधानी नहीं बरती गई, हमने तमाम बार विज्ञापन भी निकाले हैं, ऐड भी कई अखबारों में आए हैं कि शाम को कम से कम बहुत ज़रूरी काम हो तो निकले, बनाने निकले। लेकिन जब वो वहाँ पर लगातार ये घटनाएं बढ़ रही थी तो इस कारण कर्फ्यू लगाना मजबूरी थी जान माल की हानि बचाने के लिए। यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो रही है। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने कहा कि चारधाम यात्रा के शुरुआती चरण में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा होगी। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार बताए कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होने के बाद क्या जनता को राहत मिलेगी, जो पर्यटक उत्तराखंड में आएंगे क्या उनको राहत मिलेगी। इससे तो सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रचार होगा। हीरा सिंह ने कहा कि पिछली बार हरिद्वार के अंदर दवा घोटाला भी हुआ था जिसके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। लोग उत्तराखंड में आने के बाद अगर यहाँ की व्यवस्था को सराहते हैं तो वो देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा से जनता को राहत मिलेगी? क्या हमारे जो पर्यटक आ रहे हैं उनको राहत मिलेगी पुष्प वर्षा से? तो आपका प्रचार होगा, 2 दिन टीवी में वो चलता रहेगा पुष्प वर्षा, वो दिखाते रहेंगे। अरे यार, उनको ये बताओ कितने आपने मेडिकल कैंपों की व्यवस्था रास्ते में, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की है, रुकने की कितनी व्यवस्था की है, सफाई कितनी व्यवस्था है, परिवहन की क्या व्यवस्था है, पैदल यात्री जाएंगे जो जाएंगे। हरिद्वार में पिछले टाइम की तरह से दवा घोटाला हजारों करोड़ रुपए का हुआ था, तो व्यवस्था बताओ ना। लोग अप्रिशिएट करें, टूरिस्ट अप्रिशिएट करें तब तो बात है। हम तो कह रहे अच्छी व्यवस्था हो, राज्य हमारा भी है, हमारी भी भागीदारी है, लेकिन होना चाहिए। पिछला टाइम की तरह हवा में नहीं, आज भी मुझे सब हवा में लग रहा। कुछ लोग ना को गंभीरता लेने, कोई मंत्री संतरी अधिकारी कुछ ऐसे हाथ पैर मारते दिखाई दे रहे, सब आराम की नींद सो रहे, प्रतीत हो रहे। वरना जैसी यात्रा आ रही, पूरी शासन प्रशासन मिर्चनी को मीटिंग आज चमोली में हो रही, आज श्रीनगर में हो रही, आज वहाँ हो रही, आज ऋषिकेश में हो रही, आज देहरादून में को रीति नीति तय कर रहे। वो तो कुछ नहीं लग रहा, मुझे कुछ नहीं लग रहा। ना ट्रांसपोर्ट के बारे में, मेडिकल के बारे में, पर्यटन के बारे में, पानी बिजली स्वास्थ्य के बारे में नहीं लग रहा। बहुत दुखद अध्याय। हम चाहते हैं कि
यात्रा सफल हो, अच्छी हो, राज्य का नाम बदनाम न हो पहले की तरह से। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है, उस पर कोई चिंता नहीं है। वो तो दिल्ली को खुश रखना, यहाँ कोई नहीं, जनता से कोई लेने देना धामी सरकार को, बीजेपी को नहीं। आज रुड़की शहर के अलग अलग मस्जिदों में माहे रमजान के अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। वहीं रुड़की शहर की जामा मस्जिद में भी अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। हजारों लोगों ने जामा मस्जिद में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की। अलविदा जुम्मे की नमाज शहर मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहिब ने पढ़ाई। नमाज के बाद पूरे देश में अमन, चैन और देश की तरक्की और खुशहाली के लिए लोगों ने दुआ मांगी। मुफ्ती सलीम साहिब ने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल से हुड़दंग बाजी ना मचाएं और जुआ, शराब, सट्टे से भी बचें। आज अलविदा जो जुम्मे की नमाज अदा की गई है, माशाअल्लाह शहर से, गांव देहात से सब लोग आए हैं और नमाज अदा हुई। और फिर नमाज के बाद दुआ हुई। दुआ पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन व अमान और शांति के लिए, ख़ास तौर से अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे, आपस में भाईचारा, प्यार और मोहब्बत कायम रहे, इसके लिए दुआ हुई। और फिर दुआ हुई इस बात के लिए कि अगर कल इंशाअल्लाह ईद हो जाती है, अगर आज चांद दिख गया तो कल है, और नहीं तो परसों तो है ही इंशाअल्लाह, तो फिर इंशाअल्लाह ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। ईदगाह में जो टाइम रखा गया है शहर रुड़की की ईदगाह में, वो है 8:30 बजे। उससे पहले यहाँ जामे मस्जिद में, हमारी इसी मस्जिद में 7:30 बजे होगी नमाज। 1 घंटे के बाद ईदगाह, जो शहर रुड़की की बड़ी ईदगाह है, सबसे एक ही ईदगाह है, उसमें 8:30 बजे होगी। वैसे करीब में रामपुर में भी ईदगाह है, वहाँ 8 बजे होगी। और मस्जिद हवा रामपुर रोड पे जो बड़ी मस्जिद है, उसमें 7 बजे होगी। और रक्षा स्टैंड पे जो मस्जिद बिलाल है, उसमें सबसे लास्ट में होगी। अगर किसी की नमाज़ छूट जाती है, 9 बजे वहाँ पे ईद की नमाज़ होगी। और हमने सबसे यही हिदायत की है नौजवानों से कि ईद को आसानी और सहूलत के साथ मनाएं, आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दें, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। हमने ख़ास तौर से नौजवानों को ये हिदायत की है कि बाइक पे, स्कूटी पे 2 से ज़्यादा ना बैठ के जाएं कहीं भी, और जुआ, सट्टा और दूसरी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें, अमन और शांति का माहौल बना के रखें। अल्लाह ताला हम सबको ईद की खुशी अता फ़रमाए। और हमारे शहर रुड़की के जो पुलिस अफसरान हैं, उन्होंने मीटिंग की थी और ईद के बारे में सुझाव और कैसे इसको प्यार मोहब्बत से गुजारना है, उसकी मीटिंग की थी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और सफाई सुथराई भी कई दिन से चल रही है ईदगाह में, नगर निगम के भी हम शुक्र। गर्मी की दस्तक देने के साथ ही तराई क्षेत्रों और उससे लगे जंगलों में लगी बेकाबू आग से बेशकीमती वन संपदा खाक होने के साथ ही वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट भी मंडराने लगता है। वन अधिकारियों के मुताबिक इस साल बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई, जिससे जंगलों में आग लगने की आशंका ज्यादा है, जिससे निपटने के लिए फायर सीजन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बता दें कि वनाग्नि पर काबू पाने के लिए मास्टर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और हर कर्मचारी अलर्ट मोड पर रहेंगे। देखिए, तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत जो जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर का जो है मैक्सिमम क्षेत्र पड़ता है, और इसमें लगभग जो है 30 से 40 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो अति संवेदनशील क्षेत्र है। इसके लिए हमने जो है यहाँ पे मुख्यालय स्तर पे एक मास्टर कंट्रोल रूम जो है वो गठित कर दिया है, संचालित है अभी। और लगभग 55 क्रूज स्टेशन जो है 9 रेंजेस में, जो खटीमा से लेके और हल्द्वानी तक हैं, उनको संचालित कर दिया है। मैंने आज ही जो है वन क्षेत्र अधिकारियों की बैठक ली है, और इसमें हर क्रूज स्टेशन पे 3 जो फायर वॉचर है वो रखे जा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त जो है जगह जगह पे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें फायर ड्रिल हो रही है, और ग्रामीणों को भी जो है अवेयरनेस जो है वो की जा रही है। इस बार जो टेम्परेचर है थोड़ा और हाई है, और इसमें जो वन अग्नि की घटनाएं जो हैं वो ज़्यादा हो सकती है। तो इसके दृष्टिगत जो है सबको सेंसिटाइज कर दिया है, स्टाफ को जो है ऑन जो है ड्यूटी रहने के लिए। आपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANP न्यूज़।